नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका 1 मिनट खर्च होगा। वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक जाए, रिटायरी साथियों तक जाए। शेयर लाइक कमेंट अवश्य करें। झूठ आज से नहीं अनंत काल से रथ पर सवार है, सच चल रहा है पाँव पाँव। भवानी प्रसाद मिश्र जो है उन्होंने लिखा है, झूठ आज से नहीं अनंत काल से रथ पर सवार है और सच चल रहा है पाँव पाँव। भवानी प्रसाद मिश्र जी का कथन है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, अगर इसे टाला जा सकता है तो बिल्कुल मत ठोकें, लेकिन कभी कभी धीरे से ना ठोकें। लेकिन कभी भी धीरे से ना ठोकें। हिट ठोकने का मतलब हीटिंग। प्रिय कामकाजी और पेंशन भोगी दोस्तों, आपने अपनी यूनियन और प्रबंधन को नुकसान न पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब यह अपरिहार्य है, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़े धूर्त और ठग बन गए हैं। समय की मांग है कि उन पर अपनी ताकत से प्रहार किया जाए। झूठ आज से नहीं अनंत काल से रथ पर सवार है और सत्य कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। बॉयल दी ओशन एक मुहावरा है अंग्रेजी का, जिसका साधारण मतलब समुद्र को उबालना, अर्थात जो है व्यावहारिक और बकवास है। आईबीए की प्रशंसा करनी होगी कि उसके पास सर्वथा निपुण विशेषज्ञ हैं जो समुद्र को उबालने का दम रखते हैं, अर्थात वे सुप्रीम कोर्ट को भी डोज दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, देने का दुस्साहस कर रहे हैं। इसे हम बोलचाल की भाषा में कहें तो ऐसे महान ठग जो लोगों को विश्वास दिला दें कि यह हाथी जिसे विशालकाय जीव को अपनी हथेली पर उठा कर रख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आईबीए के उस हल्फनामे की जो उसने सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन MC सिंगला केस में अगस्त 2022 में दाखिल किया और उसके माध्यम से पेंशन रिवीजन के मामले में अपना पक्ष रखा है। हल्फनामे को आईबीए के मुख्य सलाहकार ब्रजेश्वर शर्मा ने सत्यापित किया। मुख्य अंशों प्यारा 3.7 और 3.8 को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है। नंबर 1, BEPR 1995 में पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक सरासर झूठा अदालत को गुमराह करने की कोशिश है। पेंशन रेगुलेशन 1995 में क्लोज 35(1) पहले दिन से और पेंशन लागू करते समय तक हुए वेतन रिवीजन के सापेक्ष पेंशन की भी रिवाइज की गई है। बाद में के वेतन समझौतों के साथ पेंशन रिवीजन न करना ही वर्तमान विवाद का कारण है। गलत मंशा से पेंशन अपडेशन की क्लोज को अदालत से छुपाया गया है। नंबर 2, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह पेंशन अपडेशन की बैंक कर्मियों की मांग स्वीकार करना सिद्धांततः न उपयुक्त होगा और न ही वित्तीय रूप से व्यवहार्य। आईडी एक्ट के तहत 1993 के समझौते के क्लोज 12 में लिखा है कि पेंशन स्कीम की पेंशन रिवीजन सहित सभी शर्तें आरबीआई लाइन पर होंगी और आरबीआई की पेंशन स्कीम हो या बैंकों की, दोनों की समस्त शर्तें और नियम केंद्रीय पेंशन योजना के लिए गए हैं। चूँकि केंद्रीय पेंशन के रिवीजन में पेंशन रिवीजन का प्रावधान होता है, ऐसा प्रावधान आरबीआई स्कीम 1990 में हुआ है और वैसा ही प्रावधान बैंक पेंशन स्कीम 1993 में आया है। BEPR 1995 जैसे रेगुलेशंस के आधार पर आरबीआई रेगुलेशंस के तहत आरबीआई की पेंशन 31/10/2027 तक की अपडेट हो चुकी है। ऐसे में पेंशन अपडेशन का क्लॉज नहीं है यह कहकर और पेंशन रिवीजन का क्लॉज 35(1) सर्वोच्च न्यायालय से छुपाकर आईबीए पेंशन रिवीजन को दबा नहीं सकता। यह भी पेंशन कोई अनुदान अनुग्रह राशि एक मुफ्त भुगतान नहीं है, बल्कि इसका संबंध समय समय पर परिवर्तित वेतन और महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ है। 3, केंद्रीय कर्मचारी और बैंक कर्मी भी भिन्न भिन्न हैं, उनमें कोई समानता नहीं है। ये उन्होंने लिखा है अपने हल्फनामे में। बिल्कुल सही। बैंक कर्मी सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं मांग रहे, वे वह मांग रहे हैं जो उनके सेवा शर्तों, समझौतों और विनियमों में निर्दिष्ट है, विधि सम्मत है, लागू है। नंबर 4 पर वो कहते हैं बैंकों में पेंशन भुगतान पीएफ में बैंकों के योगदान से बनाए गए फंड से किया जाता है। सही है, इसमें पीएफ में बैंकों के योगदान की राशि शामिल है और जो बैंक कर्मचारियों द्वारा पेंशन के बदले में बैंकों को सौंपी गई थी। साथ ही वेतन भार 8% राशि और वह राशि जो कर्मचारियों ने डीए पर सीएफ के दावे के रूप में छोड़ी थी। औद्योगिक कानून के तहत डीए पर पीएफ कटौती लागू होती है। तो डीए पे पीएफ कटौती तुम करते नहीं हो, उसे गवर्नमेंट के फंड से मिलाओ उसमें,
और तो तुमने एक और भी सेकंड ऑप्शन में जो पेंशन की राशि जमा करनी थी, जो आपको जमा करनी थी बैंक का कंट्रीब्यूशन, वो जमा नहीं करा, वो भी करीबन 20,000 करोड़ ब्याज सहित बैठता है। वो 6600 करोड़ में से तुमने हमारा पोर्शन जो रिटायरीज के पोर्शन था वो तो जमा हो गया विद इंटरेस्ट 2600 करोड़ या करीब था, और जो आपको 4000 करोड़ जमा कराना था वो करा नहीं। पिछले 2010 से अब तक वो जा कर के बैठता है 20,000 करोड़, वो जमा कराइए आप इसमें। बैंक कर्मियों के इतने बड़े योगदान के बावजूद यदि उन्हें केंद्रीय आरबीआई पेंशन के सापेक्ष रिवीजन या अन्य सुधार न दिए जाएँ तो सरासर अन्याय है। पेंशन फंड का मूल सर्जन पेंशन के अर्जित वित्तीय अधिकारों की कीमत पर है, और जिसे बैंक कर्मियों ने पेंशन के बदले छोड़ा है। बैंक्स इस फंड का रख रखाव और इसे सर्विसेबल बनाए रखने तथा पेंशन फैमिली पेंशन भुगतान समय समय पर करने का अनुबंधीय दायित्व निभा रही है। नंबर 5 पे वो लिखते हैं कि एफिडेविट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का पेंशन भुगतान किसी फंड से नहीं किया जाता है। ऐसी तुच्छ और निराधार दलील मन को झकझोर देने वाली है। यह गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर माननीय न्यायालय के ध्यान अनावश्यक बिंदुओं पर भटकाने की कोशिश है। सरकारों का लेखा जोखा चाहे वह केंद्र हो या राज्य एक व्यावसायिक संगठन से भिन्न होता है। यह चौंकाने वाली बात है। आईबीए के लोग आम आदमी की तरह बात करते हैं। इसकी जानकारी आईबीए को होनी चाहिए। कर्मचारियों को वेतन हो या सेवा उपरांत पेंशन, इस सब का भुगतान बजटीय प्रावधानों के तहत होता है। जहाँ तक बैंक कर्मियों का वेतन और सुविधाओं आदि के भुगतान का प्रश्न है, वह बैंकों की आय से होता है, और बैंक्स औद्योगिक प्रतिष्ठान है। पेंशन भुगतान जो लंबे समय तक चलने वाले डिफर्ड वेज है के लिए बैंकों ने पेंशन ट्रस्ट बनाए और उसका प्रबंधन करती है, जो एक कानूनी निकाय है। नंबर 6 पे लिखते हैं एफिडेविट में केंद्रीय कर्मचारियों को बजटीय आवंटन से पेंशन भुगतान होता है। यह सही है। पूरे हल्फनामे में केवल 100% सत्य यही है। आईबीए के उपरोक्त कथनों के तथ्यात्मक विश्लेषण को देखते हुए आईबीए के निष्कर्ष की बैंकों के लिए पेंशन अपडेशन के प्रतिवेदन दावे के अनुरोध पर विचार करना न तो उचित होगा और न ही संभव होगा, तो कतई सही नहीं माना जा सकता। आईबीए उन झूठे और बेतुके व्याख्यानों के आधार पर पेंशनर्स के पेंशन रिवीजन के अधिकार को इनकार करता रहा है। तो साथियों, ये मैं आपको चंद चीज़ें बताई हैं उस हल्फनामे के बारे में जो आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में सिंघला जी वाले केस में जमा कराया था। और मैंने एक इसमें और भी छोटा सा बताया था। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। अंतिम डेट है, लास्ट डेट, अंतिम तिथि 4 जून 2024। आवेदन फॉर्म 5 जून से 2 जून तक सुधार कर सकते हैं उसमें, और एनडीए 2 की परीक्षा तिथि सितंबर 2024 है। इसे नोट कर लें। और अगर किसी को फॉर्म भरना है या कोई साथी चाहता है फॉर्म भरना, वो भर सकता है। ये मैं आपको एक जानकारी लेटेस्ट दी है। जो मेरे चैनल को देखते हैं उन्हें अगर कुछ इसमें जानकारी लेनी हो या पता करना हो तो उसमें कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हो।